राइजिंग पाकिस्तान में सबीन ने तुम्हें और नाजरीन को आज पता किससे मिलवाना है। मैंने अपने इस्लामाबाद के बचपन के, जब हमारा इस्लामाबाद भी छोटा सा गांव होता था, उस ज़माने में हम लोगों ने वहाँ पे अपना लड़कपन और जवानी कह सकते हैं जब गुजारी, तो वो यादें आज ताज़ा करनी है। इसलिए कि हमारा ये दोस्त इस्लामाबाद में इसने म्यूज़िक शुरू किया, क्लासिकल सीखा, फर्शी नशिस्त की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन फिर इनका स्टाइल बड़ा डाइवर्स किस्म का हो गया। उस पर भी हम बात करेंगे। अब ये म्यूज़िक प्रोडक्शन के अंदर है, बहुत से जो एड्स आप टीवी पे देखते हैं उसका म्यूज़िक स्कोर ये बना रहे होते हैं, बहुत से ड्रामे जो आप देखते हैं उनका थिएटर। सो फुल टाइम एज ए म्यूज़िक प्रोड्यूसर काम करते हैं, लेकिन ये उधर से घूमते घूमते कराची में अब पाए जाते हैं ज़्यादातर। हम आ रहे थे राइजिंग पाकिस्तान लेके कराची, तो मैंने सोचा कि अब्बास अली खान से हमने ज़रूर मिलना और मिलवाना है। थैंक यू सो मच एंड सो गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। एंड वो मैंने यही कहा ना कि गिराई हैं आप हमारे, गिराई हैं। तो बल्कि इस शो के हवाले से मैं आपको ना और भी मैं आपको थैंक यू करना चाह रहा था कि यहाँ पीटीवी कराची सेंटर आने का मुझे मौका मिल गया आफ्टर सो मैनी इयर्स, बिकॉज मेरी बचपन की यादें हैं। यानी यहाँ की जो वुड पैनल्स की जो स्मेल है ना, जो अंदर एंटर होते ही आती है, तो इतना मुझे नॉस्टैल्जिया हो। बिकॉज कमाल साहब होते थे यहाँ पर चीफ मेकअप आर्टिस्ट थे, वो मेरे खालू हैं, तो अक्सर हमें मेरे कज़न को और हमें जो है यहाँ ले आते थे कोई मेकअप। तो मुझे याद है वो तन्हाइयाँ का ज़माना जो था, तो उसकी कास्ट हम बड़े फ़ैन थे, मरीना खान और शहनाज शेख, तो उनसे मिलवाने के लिए। तो मुझे भी याद है कि उनके ऑटोग्राफ्स लिए थे हमने। उस वक्त ज़माने में तो ऑटोग्राफ बुक्स होती थी, तो उस पर उनके सिग्नेचर्स, और वो अभी भी हैं मेरे पास। और यहाँ मेरी उनसे सलीम नासिर साहब से भी मुलाकात हुई, और बड़े बड़े लेजेंड्स से मेरी मुलाकात हुई। तो मेरी सारी वो मेमोरीज जो थी वो वापस इस शो के बहाने से मुझे खुशबू से वो नॉस्टैल्जिया। बिल्कुल द मेकअप रूम एंड एवरीथिंग। बल्कि मैं तो अभी फोटोग्राफी कर रहा था, मैंने कहा मैं डालूंगा सोशल मीडिया के ऊपर द मेमोरीज। गुड। अच्छा अब्बास, तो आज बहुत सारी आपसे बातें करनी है, लेकिन आपका जिस जनरेशन से ताल्लुक है वो जनरेशन तो बहुत पॉप रॉक जी की जनरेशन थी। उस वक्त वाइटल साइंस, जुनून, स्ट्रिंग्स, ये रूलिंग नाम थे। Absolutely. आपने कहा नहीं, मैंने क्लासिकल सीखना है, और खामोशी से कमरे के दरवाजे किए बंद और क्लासिकल सीखना शुरू किया, जो कि अब आपके काम में नजर भी आता है। बट वाज इट नॉट अ डिफिकल्ट डिसीजन एट दैट टाइम? एक्चुअली इट केम टू मी नेचुरली, बिकॉज जब मैं छोटा था तो मेरे जो वालिदैन हैं वो उन्होंने इस तरह का म्यूज़िक बहुत सुनवाया। हमारे घर में महफ़िलें होती थीं। मुझे अभी भी याद है मेहदी हसन खान साहब आए हुए हैं, कभी ग़ुलाम अली साहब आए हुए हैं, और बिल्कुल इस तरह कैजुअली। कई दफ़ा तो ऐसा भी होता था कि तबले वाला भी नहीं होता था, तो खाली बाजी के ऊपर वो गज़लें सुना रहे होते थे। तो वो इकबाल बानो, एक और सिंगर थी गुलबहार बानो, वो तो अब्बा को बहुत शौक़ था म्यूज़िक का। तो इसी तरह का म्यूज़िक क्लासिकल, सेमी क्लासिकल कानों में पड़ता गया, तो वो शौक़ तो था। तो आई स्टार्टेड ऑफ एज अ पॉप म्यूजिशियन जब उस वक्त मैंने सीखना नहीं शुरू किया था, लेकिन क्लासिकल में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था हमेशा से। तजस्सुस भी था कि ये क्या है, राग कैसे होते हैं, किस तरह से होते हैं, हर टाइम का डिफरेंट राग। सो आई वाज लकी कि व्हेन आई वाज इन माय 20s तो उस्ताद फ़तेह अली खान साहब इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए, और वहाँ पर उन्होंने अपनी एकेडमी खोल ली। तो मेरे वालिद जो कि अमानत अली खान साहब और फ़तेह अली खान साहब को बहुत अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि उनका होटल का बैकग्राउंड था। तो वहाँ पर ये लोग आते थे, परफॉर्म करते थे, दोस्ती भी हो जाती थी इसी बहाने। तो वो फिर मुझे ख़ुद लेकर गए फ़तेह अली खान साहब के पास, और हाँ, उन्होंने सुना मुझे, एक दो क्लासेस मैंने ली इनफॉर्मली। फिर उन्होंने मुझे अकेले में बुलाया, उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं शागिर्द करना चाह रहा हूँ। अच्छा, एकेडमी का सिलसिला अलग होता था, वहाँ पर तो ज़ाहिर है हर तरह का बंदा, शौकिया भी आ रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने क्योंकि देखा कि उन्हें कुछ नज़र आया मेरे अंदर, तो फिर वो गंडा बंद शागिर्द में उनका बना। और फिर मैंने तकरीबन 5 साल बिल्कुल एवरीडे बेसिस के ऊपर उसे सीखा, और उसके बाद 5 साल रोज़ाना? जी बिल्कुल। हमारी क्लास होती थी हफ्ते में 4 दिन क्लास होती थी हमारी, और उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि ऑन एंड ऑफ मज़ीद 4 साल उनके साथ मैंने लगाए। जब एकेडमी पर उन्होंने मुझे ख़ुद ही बोला कि अब तुम्हें बाकायदा आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम चल पड़े हो। बल्कि उन्होंने ही मुझे ये बात बोली थी, उनकी ही बनाई हुई एक बंदिश थी, सुन रहे मोरे प्यारे साजना, जो कि मेरा क्लेम टू फेम बना बाद में। ये खान साहब की ही मुझे एक तोहफ़ा कह लें कि उन्होंने मुझे दिया कि तो हल्का सा कुछ जी बिल्कुल सबीन के लिए ये एक बंदिश थी, राग भोपाली, एक 5 सुरों का राग है, और इसका
थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बताना चाहूँगा कि वही एकेडमी के दिन थे हमारे, और एक ज़माने में एक दिन बहुत तूफ़ान और बारिश थी। इस्लामाबाद का वेदर आपको पता ही है। तो मैं पहुंच गया और मैंने देखा कि कोई और नहीं आया हुआ था, तो खान साहब और मेरा एक 1-on-1 सेशन लगा। तो उन्होंने भोपाली तकरीबन मुझे 1 घंटा नॉन स्टॉप जो है वो गवाया ना, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ये जो बंदिश है ना, ये मैं चाहता हूँ कि तुम करो, और ये तुम अपने अंदाज में करो। उनका मतलब ये था कि तुम इसको पॉप के साथ फ्यूज़ करो। बल्कि उन्होंने, मुझे याद है कि शफ़क़त अमानत अली का भी हवाला दिया कि जिस तरह वो फ्यूजन कर रहे हैं ना, तो तुम भी इस तरह का कुछ बनाओ। तो मैंने कहा जी ठीक है हाँ साहब। तो मैंने फिर वो बनाया। तो वो इस तरह से है कि सुन रे मोरे प्यारे साजना, सुन रे मोरे प्यारे साजना, मोरा तुम बिना जिया नहीं लागे, मोरा तुम बिना जिया नहीं लागे, सुन रे मोरे प्यारे साजना, सुन रे मोरे प्यारे साजना। रात अंधेरी गिनूं मैं तारे, रात अंधेरी गिनूं मैं तारे, कैसे आऊं पिया तोरे द्वारे, लागे ना मोरा जिया जिया जिया, सुन रे मोरे प्यारे साजना, सुन रे मोरे प्यारे साजना। अरे वाह क्या बात है। वो आप बात करें ना, यंग एज में सीखना शुरू किया, तो वो आसानी की तरफ जाने के बजाय आपने सोचा कि मैं मुश्किल की तरफ जाऊं और फिर सीखूं। गाना बहुत मुश्किल है। हाँ मुश्किल है ये काम, और बाकायदगी से करने का काम है। और बल्कि खान साहब गाने के अलावा ऑब्वियसली उनसे बातें भी होती थी, तो वो कहते थे कि ये ऐसा काम है कि इसमें इंसान इसको जितना ज़्यादा सीखता जाता है उतना डरता जाता है, क्योंकि उसको ये पता चलता जाता है कि कितना मुश्किल काम है। तो क्योंकि अक्सर हमने देखा होगा कि लोग सुर से मीलों दूर होते हैं, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस उनमें बहुत ज़्यादा होता है, पता ही नहीं होता कि ये हो क्या। तो इस वजह से तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने मुझे की थी। और एक और बात मुझे उनकी याद है कि इस काम में झूठ नहीं है। अच्छा। आप इसमें झूठ बोल ही नहीं सकते, यानी गाने में आप झूठ कर ही नहीं सकते। और नीयत की उन्होंने बात मुझसे की थी कि अपनी नीयत हमेशा अच्छी रखना, क्योंकि इसमें ये सारा नीयत का ही काम है। तीनों वैसे आपस की बात है, तीनों बातें कैसी मजबूत जी, कितना मजबूत ख्याल है इन तीनों बातों के पीछे। एब्सोल्युटली। एंड आई एम वेरी लकी कि मैंने एक ऐसी जनरेशन के उस्ताद से सीखा, ऐसे जो कि एक्चुअली हु सर्व्ड एट द महाराजा's कोर्ट इन पटियाला। और बस आई एम वेरी लकी, आई कंसीडर। आजकल की जनरेशन का है इंटरेस्ट इस तरह की म्यूजिक में भी, क्लासिकल सुनते हैं या रिस्पॉन्स बेसिक आता तो होगा। 5 साल कौन जाया करे भाई। देखिए हर तरह का लिसनर है। क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो उसको क्लासिकल का ही इसी वजह से जाता है क्योंकि वो ख़ास लोगों सुनते थे उसको, और हमेशा से। तो वो मैसेज का म्यूज़िक कभी भी नहीं था। पहले बादशाहों के ज़माने में बादशाह सुनते थे, उसके बाद फिर ये आम हुआ। तो जो म्यूज़िक की बारीकी को समझना चाहते हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए भी थोड़ा बहुत नोहाव होनी चाहिए, क्योंकि सुनने के जिस तरह सुनने के लिए भी, क्योंकि जिस तरह ख्याल गायकी क्लासिकल में गाई जाती है, तो उसमें अगर आर्ट कोई रागदारी अपनी दिखा रहा है या कोई तिहाई कह के अगर सम के ऊपर आ रहा है, तो वो उसका आर्ट है और वही उसकी स्किल है। तो अगर ऑडियंस को पता ही नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है, तो वो उसे अप्रिशिएट कैसे कर सकेंगे। तो इसका मतलब है अच्छा सुरीला गाने के साथ सुरीला सुनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, सीखना चाहते हैं, और इंट्रीग ज़रूर होते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है। क्योंकि देखें, हम जितना भी और तरह का म्यूज़िक कर लें, पॉप कर लें, इंस्ट्रूमेंट्स वेस्टर्न बजा लें, जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं ना, तो वो हमसे पूछते हैं आप अपना क्या सुनाएंगे, आपके मुल्क की क्या चीज़ है, आपकी जो आपका एरिया है वहाँ की क्या म्यूज़िक है। तो वो उस वक्त वो
अगर आपको नहीं आता हो तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है, तो थोड़ा बहुत अच्छा जी, आना कुछ ज़रूरी है। कुछ हो जाए, एनीथिंग। अच्छा, एक अभी मैंने कुछ अर्से पहले एक गाना किया था, वो भी क्लासिकल एक राग है पहाड़ी, मेरा बड़ा फेवरेट राग है, उस पर बेस करके बनाया था, और उसको भी हमारे मुल्क के जो बहुत बड़े स्टाइल अवार्ड्स होते हैं उसमें मुझे उस गाने को अवार्ड भी मिला बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर का। और तो वो इस तरह से मैं ये जानूं ना तू काहे, मैं ये जानूं ना तू काहे, नदिया के किनारे नहीं आए, नदिया के किनारे नहीं आए। अंतरा इसका पंजाबी में, काली काली रात ने नाल बरसाता ने, दिन किवें लंघने मैनू ही पता, काली काली रात ने नाल बरसाता ने, दिन किवें लंघने मैनू ही पता, मेरा तन मन जलावे तूने आग लगाई जो तड़ पाए, मैं ये जानूं ना तू काहे, नदिया के किनारे नहीं आए। मजा आ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत मजेदार, बहुत लुत्फ आ रहा, मेरा दिल कर रहा है बस पूरा ही सुने, है सुनते ना। रहें फटाफट मैं कहूँ यार बाजा पकड़ो, देखो कहीं से बस बाजा दे दो। ये पहाड़ी राग है, और बाजे के बगैर जरा वो, हाँ हाँ जैसे बाजा भी क्या इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि हमारे मेरे उस्ताद जो है वो मुझे हमेशा कहते थे कि तुम तानपुरे के साथ रियाज किया करो। अच्छा। हाँ, कि वो कहते थे कि तुम्हारी आवाज़ सॉफ्ट है, तो जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ भी आप रियाज करते हैं आपकी आवाज़ सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर उस इंस्ट्रूमेंट को की तरह की होने की कोशिश करती है। तो अगर आप तुम बाजे के साथ रियाज करोगे, क्योंकि उसका वॉल्यूम भी बहुत ऊंचा होता है और उसकी एक खास तरह की आवाज़ है, तो बाजे का तो उन्होंने भी पूरी ज़िंदगी तानपुरे पे रियाज की। ये बाजा तो बहुत बाद में यूज़ करना शुरू किया। अच्छा। बचपन में उन्होंने कहा कि हमें तानपुरे पे रियाज कराते थे। अच्छा, इसलिए भी क्योंकि तानपुरे के अंदर सुर आपको खुद ढूंढने पड़ते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। बाजे में तो आपको नज़र आ रहे होते हैं ये सुर है ये, तो आप उसकी एक विजुअल मेमोरी भी बना लेते हैं। तानपुरे के अंदर कोई विजुअल मेमोरी नहीं होती, बिकॉज इट्स जस्ट अ ड्रोन। सो सुर आपको ढूंढने पड़ते हैं, तो आपका रियाज और पक्का होता है। अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, अब्बास अली खान। गपशप का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज़रा एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर इनसे गप लगाएंगे। टीवी एड्स और ड्रामे और थिएटर का जो म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, और एक और इनका जो पैशन है, आप समझ रहे होंगे म्यूज़िक ही पैशन है, नहीं म्यूज़िक तो अब प्रोफेशन बन चुका है। पैशन इनका बड़ा दिलचस्प है, ये खुशबू बनाते हैं। जी जी, हम तो खुशबू लगाते हैं ना, ये खुशबू बनाते हैं। ये क्या सीन है, मैंने पहली दफ़ा सुना है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद। अब्बास अली खान ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत मज़े का म्यूज़िक हम इंजॉय कर रहे हैं, इतनी अच्छी आवाज़ है, खूबसूरत आवाज़ हम सुन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ गाते नहीं हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी हैं। क्या काम चल रहा है अभी, किस तरह के म्यूज़िक पे काम कर रहे हैं? म्यूज़िक प्रोडक्शन में तो मेरा जो डे टू डे वर्क होता है दैट इज़ ऑन टेलीविज़न कमर्शियल्स, या जो जिनको आजकल एक नई टर्म है जो DVC भी कहते हैं, जो डिजिटल कमर्शियल्स बनते हैं, उनका स्कोर, उनका बैकग्राउंड स्कोर, जिंगल्स, ये चीज़ें चल रही होती हैं। इसके अलावा ऑब्वियसली मैंने फीचर फिल्म्स का भी स्कोर किया है, जिसमें जलेबी एक हमारे इस्लामाबाद की यासिर जसवाल
वहाँ उसका बैकग्राउंड स्कोर किया था। फिर जो लास्ट मेरी फिल्म थी वो थी पिंकी मेम साहब के नाम से, एक जो कि यूएई और पाकिस्तान की एक कोलैबोरेटिव प्रोडक्शन थी। आधी वहाँ शूट हुई थी, आधी यहाँ शूट हुई थी। अच्छा, मैं लकी भी रहा हूँ इस केस में कि मेरे पास जब भी कोई फिल्म, फीचर फिल्म आती है तो वो हमेशा उनको कुछ डिफरेंट म्यूज़िक चाहिए होता है। सो जलेबी में यासिर को बड़ा ही 80s का सिंथ पॉप टाइप बैकग्राउंड स्कोर चाहिए था, जो कि यूजुअली किसी फिल्म में भी नहीं होता। फिर असदुल हक हमारे बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जो कि एड फिल्म्स भी बनाते हैं, उनकी एक फिल्म थी देख मगर प्यार से, ही वांटेड अ वेरी यूरोपियन काइंड ऑफ बैकग्राउंड स्कोर जिसमें अकॉर्डियंस हों, और तो वो तो रूटीन के काम के लिए बास अली खान के पास कोई नहीं आता, जब कहीं फसावट वाला काम होना फिर कहते हैं यार that has been the case so far, है ना? so far बिल्कुल। जो चैलेंजिंग थोड़ी सी चीज़ होती है, एंड आई लव बैकग्राउंड स्कोरिंग फिल्म्स बिकॉज कहते हैं कि इसमें स्कोरिंग में, फिल्म्स की ख़ास तौर पे स्कोरिंग में कहा जाता है कि इसमें शायद रिकग्निशन उस तरह से नहीं मिलती। एक आम इंसान जब मूवी देख रहा होता है तो वो कॉन्शियसली बैकग्राउंड स्कोर नहीं सुनता, इसीलिए उसे बैकग्राउंड स्कोर कहते हैं। लेकिन वो इतना ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है किसी भी विजुअल को जो उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक है। लेकिन इसमें एक आपको अजीब सी एक पावर महसूस होती है कि हमारे पास जब शॉट आता है ना तो उसके अंदर कुछ म्यूज़िक नहीं लगा होता, सिर्फ डायलॉग्स होते हैं। कभी कभार तो साउंड डिज़ाइन भी नहीं उसका होता, जिसे साउंड इफेक्ट्स कहते हैं। तो बिल्कुल बेयर हमारे पास, और उसमें जब हम लोग म्यूज़िक डालना शुरू करते हैं और इस तरह से इमोशन आता है, और वो पावर क्या है कि अगर मैं ये ना करता और ये कर देता तो ये ऐसा भी हो सकता है। इसका इम्पैक्ट कैसे, तो वो इसकी एक अलग ही हाई है। यहाँ पे हम अपने नाजरीन को थोड़ा सा अगर सोच रहे हैं कि आपके लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल इस तरह है कि बैकग्राउंड स्कोर क्या है, बैकग्राउंड म्यूजिक जब डायलॉग भी चल रहे हैं तो होते हैं ना, गाने होते हैं हमारी इंडियन पाकिस्तानी फिल्मों में, लेकिन जो डायलॉग चल रहे हैं उसके अंदर पीछे जो भी चल रहा है म्यूजिक, वो जो है ना असल जान वो डाल रहा है थिएटर के अंदर बैठ के फिर उसका अपना। जी बिल्कुल। और थिएटर से ऑब्वियसली एक हमारे डायरेक्टर हैं दावर महमूद, उनको बहुत शौक है कि उनका जो लाइव थिएटर होता है उसमें वो बैकग्राउंड स्कोर कराएं। और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया मेरे साथ। एक प्ले था पौने 14 अगस्त, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं इसमें चाहता हूँ बैकग्राउंड म्यूज़िक का। तो मैंने कहा यार तुम ये मुझे बताओ कि बैकग्राउंड म्यूजिक तो चल रहा होगा प्लेबैक पे, ठीक है, ऑब्वियसली मैं उसको, डायलॉग चल रहे होंगे लाइव, तो तुम इसको सिंक कैसे करोगे? उसने कहा नहीं वो मैं एक्टर से करवा लूँगा। तो उन्होंने बड़ा उसके साथ प्रैक्टिस किया, एक एक उन्होंने जो है वो उसका क्यू उसका पकड़ा कि भाई किस तरह से और कौन से पार्ट पे कौन सा जुमला आएगा, बिकॉज उसको डिज़ाइन बिल्कुल फिल्म की तरह किया गया था। सिर्फ फ़र्क ये था कि इसमें डायलॉग्स लाइव थे, उन्होंने वो अचीव किया। अच्छा, जब वो अचीव कर लिया तो उन्हें ऐसी उसकी लत लगी कि फिर उन्होंने फिर वो 14.25 अगस्त में भी उन्होंने, और अब 14.5 अगस्त जो उसका ट्रिलॉजी का जो आखिरी पार्ट है, जिसको वो कहते हैं कि द मदर ऑफ वो ट्रिलॉजी, साहब का एक और शाहकार। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत मज़ा आया मुझे उसका स्कोर करके। और अच्छा, अनवर साहब की अपनी दावर तो मुझे पता है कि वो कितना परफेक्शनिस्ट है। दावर को अगर मतलब वो बंदा है जिसको मैंने देखा है कि वो अपने काम के ऊपर भी सवाल उठाता है। बिल्कुल नहीं, मैंने ये ठीक नहीं किया, दूसरा क्या क्रिटिसाइज करेगा। अनवर साहब की कितनी इनपुट होती थी उस म्यूजिक तुम्हारे काम के अंदर? अनवर साहब की कितनी? अनवर साहब वाज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। अगर कोई भी इनपुट होती थी तो वो दावर के थ्रू ही मुझे कहलवाते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अच्छा है। अच्छा, बस उनका ये कह देना कि अच्छा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अनवर साहब उनका अच्छा कहना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि अनवर साहब ने कहा कि अच्छा है। और अनवर साहब से मुलाकात होती रहती है ऑन एंड ऑफ, और वो भी क्लासिकल के बहुत फ़ैन है, तो मुझे अक्सर बिठा लेते हैं और कहते हैं कि अच्छा वो वाला राग सुनाओ, वो वाला राग सुनाओ। अच्छा, अभी क्या सुना रहे हो? अभी मैं एक मेरी एल्बम थी, उसका नाम था तमाम आलम मस्त, जो कि एक कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल एल्बम थी, सूफ़ी एल्बम कह लें आप उसमें, क्योंकि उसमें हज़रत अमीर खुसरो का भी कलाम था, उसमें हज़रत शाह नियाज़ का भी कलाम था। और तो उसका एक कलाम है जिसको मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने अंदाज़ में गाया, और मैंने भी उसको मुख्तलिफ़ तरीके से कंपोज़ किया। ख़बरे तहय्युरे इश्क़ सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, न तो तू रहा न तो मैं रहा,
जो रही तो बेखबरी रही, खबरे तहय्युरे इश्क सुन, ना जुनू रहा ना परी रही। चली सिमत गैब से एक हवा के चमन ज़हूर का जल गया। चली सिमत गैब से एक हवा के चमन ज़हूर का जल गया। मगर एक शाखे निहाले गम, मगर एक शाखे निहाले गम, जिसे दिल कहे सो हरी रही, खबरे तहय्युरे इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही। वाह 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 वाह, सबीन दिल कर रहा है आगे कोई बातें करने का? नहीं, बातें सुनते रहे। लेकिन वो दूसरा टैलेंट भी आपने बताया था कि सिर्फ म्यूजिक ही नहीं है। हाँ, खुशबू बनाते हैं वो Exactly. हाँ जी, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है इस बात का, लेकिन ये है कि खुशबुएं लगाने का तो हमेशा से शौक था। और लेकिन ये कि साथ साथ दिल में बनाते कैसे? मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग जस्ट लाइक म्यूज़िक। और बड़े बड़े इंटरेस्टिंग है इसमें, क्योंकि अक्सर जो परफ्यूमर्स इनको कहते हैं ना, परफ्यूमरी, तो परफ्यूमर्स जो होते हैं उनको म्यूज़िक से भी लगाव होता है, और कई परफ्यूमर्स जो हैं वो म्यूजिशियंस भी होते हैं। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह म्यूज़िक में नोट्स होते हैं, इसमें भी जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनको मिलाया जाता है, चाहे वो एसेंशियल ऑयल्स हों, चाहे वो अरोमा केमिकल्स हों, उनको नोट्स कहते हैं। और यानी हर एक चीज़ की जो खुशबू है उसको नोट कहते हैं। अच्छा, उन नोट्स को मिलाकर अकॉर्ड्स बनते हैं। यानी अगर आपने 2 या 3 नोट्स मिलाए तो एक अकॉर्ड बन गया। अच्छा। और म्यूज़िक में कॉर्ड्स बनते हैं। कॉर्ड्स, जब आप तीन नोट्स को मिलाते हैं तो कॉर्ड्स बनते हैं। इसमें जनरली क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? मतलब जड़ी बूटियों के होते हैं? देखिए, इसमें ब्रीफली अगर मैं बताऊं, कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ओरिजिनल जो हमारे फूल हैं उनसे निकाला जाता है, जिनको हम लोग एसेंशियल ऑयल्स भी कहते हैं, एब्सोल्यूट्स भी कहते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि ओवर द ईयर्स साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो एलिमेंट्स हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं, इनमें क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी खुशबू जो बनती है वो किन मॉलिक्यूल्स से बनती है। तो फिर उन मॉलिक्यूल्स को एग्जैक्टली रेप्लिकेट किया गया लैब के अंदर। तो वही चीज़ जो है वो लैब में बनाना शुरू कर दी, जिनको हम लोग अरोमा केमिकल्स कहते हैं। हालांकि जब केमिकल का नाम आता है ना तो थोड़ा सा बंदा कहता है अच्छा केमिकल्स डलते हैं, लेकिन अरोमा केमिकल्स जो होते हैं वो सेम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नेचर में भी पाया जाता है और नेचर से ही वो डिराइव करके बनाया गया। तो आजकल जितनी मॉडर्न परफ्यूमरी है उसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स के साथ अरोमा केमिकल्स यूज होते हैं। मसलन अगर कोई मिर्चीली सी खुशबू है तो उसमें एक्चुअल लाल मिर्च भी डली हुई होती है? नहीं, लाल मिर्च एक्चुअली नहीं डली हुई थी, लेकिन लाल मिर्च के जो टर्पीन्स जिनको हम लोग कहते हैं, जो कि उसकी खुशबू के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जरूर डले हुए वो डले होते हैं। बिल्कुल इंटरेस्टिंग, पूरी साइंस है। मेरा ख्याल किस दिन अब्बास को बुला के पूरा एक शो इसके ऊपर करते हैं, है ना? तो आजकल बस ये आप खुशबुएं बना के उसको कैंडल्स में ट्राई कर रहा हूँ और रूम डिफ्यूजर्स में, और इंशाल्लाह जल्दी पब्लिक के लिए भी इसको आम करेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब्बास, बहुत मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे आपके साथ तो ऑब्वियसली बातचीत करके तो हमेशा मज़ा आता है, बल्कि जो मैंने शुरू में बोला कि मुझे कराची सेंटर आने का मौका मिला इतने साल के बाद, और मेरी बचपन की बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई। हम पिछले 2-3 साल से अब्बास के साथ कनेक्शन हो नहीं पा रहा, ये इस्लामाबाद ज़ाहिर है आता रहता है, तो बस कभी ये मसला कभी वो मसला, एंड वी वर ट्राइंग टू catch you for this show। और देखें कहाँ, लेकिन देखिए नसीब में था कि हम सब इस्लामाबाद वाले इधर कराची सेंटर में बैठ के सेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और बहुत मज़ा आया मुझे। बहुत शुक्रिया जी। सबीन, क्या सीन है? जी, आपको कैसा लगा सेगमेंट हमें ज़रूर बताइएगा। क्या आपका भी अभी जो है, अगर आप यंगस्टर भी हैं या आप किसी भी एज के, क्या क्लासिकल म्यूज़िक में इतना ही इंटरेस्ट है कि आप उसको उसी तरह से समझ पाते हैं जिस तरह से अब्बास ने बताया? हमें ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।